हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने एनएलएम के ऊपर हम कुछ कर रहे थे, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आज मैं क्या कराने वाला हूं मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। ठीक है, इस सीरीज में, प्रयास सीरीज में ये सारे चैप्टर्स है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रयास सीरीज जो है ये एनएससीजेएस 2024 इस एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाई गई सीरीज है। इसमें मैं आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगा। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या कवर करा है मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली बार, मान लो अगर वो प्रयास का सेशन देख रहे हैं, तो हम इस सीरीज में ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके इन सेशंस को जरूर देखें अगर आप एनएससीजीएस 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो। और करंटली ये वाला चैप्टर चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है जो चल रहा है, जिसके आई बिलीव 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 3rd सेशन है। ठीक है, और ये वो चैप्टर है जो कि पूरी मैकेनिक्स का फाउंडेशन ले करता है। और इस चैप्टर में अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पूरी की पूरी मैकेनिक्स काफी अच्छी रहेगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं देखेंगे थोड़ी देर में। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा एनएससीजेएस रैंकर्स 2024 बैच के बारे में। तो बच्चों, यूट्यूब के ऊपर मैं प्रयास सीरीज के अंदर चीजें कवर कर रहा हूं। सेम सिलेबस हम लोग एक बैच में, जो कि एनएससीजेएस रैंकर्स 2024 बैच है, इसमें भी कवर करते हैं। ये बैच होता है वेदांतु के अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वेव। तो वहां पर ये बैच चलता है। और YouTube और इस बैच में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ये बैच 8 अप्रैल को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। तो बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है। ठीक है, तो इस बैच में YouTube में क्या फर्क है, तो इस बैच में आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलते हैं, जिसमें कि एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस जो कि मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, जो एनएससीएस को क्रैक करने वाले, उनको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और उनके साथ लाइव इंटरेक्शन होता है हम लोगों का। हर वीक आपके मिनिमम 2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेशन होंगे। मिनिमम वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जरूरत के हिसाब से टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। ठीक है, और आपके रेगुलर टेस्ट होंगे एनएससीजीएस पैटर्न के ऊपर। हर ऑल्टरनेट संडे हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो एनएससीजीएस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके ऊपर रखा जाता है। टीचर्स ऑफ कोर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे आपकी मेंटरशिप और गाइडेंस करने के लिए। आप जितने भी बच्चे हैं जो इस बैच को ज्वाइन करते हैं, उन बच्चों को हम एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में इसी बैच के सारे बच्चे प्रेजेंट है। तो आप उन बच्चों के साथ आउट ऑफ द सेशन, मतलब कि सेशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन सेशन के बाद भी आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप आपस में एक दूसरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, जो कि वहां पे चलता भी है। बच्चे काफी एंगेज करते हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनफैक्ट इस ग्रुप पे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं। टीचर्स आपके डाउट्स को एड्रेस कर देंगे। सैम सपोर्ट क्या होता है, तो सैम स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स अकाउंट एकेडमिक मेंटर। तो दे विल बी अ पर्सन फ्रॉम माय टीम and that person will become your single point of contact. What does that mean? आपको वेदांतु में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इनको, सैम को बताना है कि हमें किस तरह का इशू आ रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड दिस पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल टू गेट इट सॉर्टेड। वेदांतु में अलग अलग चैलेंजेस के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। ये बात आप नहीं जानते कि आपको किस प्रॉब्लम के लिए किसको कॉन्टैक्ट करना है। सो दिस पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो राइट जगह पे, राइट लोगों तक पहुंच जाए, ताकि उनको सॉर्ट किया जा सके। मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, जिससे बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की कुछ टेक इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से तुम सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, या टेस्ट लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या टेस्ट की रिपोर्ट देखने में कोई दिक्कत आ रही है। तो इस तरह के किसी भी तरह के टेक्निकल चैलेंजेस हो गए। टेक्निकल चैलेंजेस एक बात है, मान लो कभी ऐसा है कि आप टीचर्स तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो, या आप टीचर्स के साथ आउट ऑफ द क्लास आप लोग मीटिंग करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं टीचर से, यू कैन लेट दिस पर्सन नो एंड दैट पर्सन विल अरेंज एवरीथिंग। You will also get Tattva. Now, what is Tattva? So these are the booklets. These are the content that we share with our students, so that they can, solve the questions. They can read the content if they want. So ये सारा आपके साथ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में शेयर किया जाएगा, यानी कि इनकी पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएंगी। और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ऑलराइट, सो इस बैच की प्राइस क्या है? ऑफ कोर्स अगर आप ये सारे फीचर्स आप देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग यूट्यूब के ऊपर काफी डिटेल में चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को इससे फायदा हो। ठीक है, लेकिन YouTube में एक मात्र जो कमी है जो कि पूरी नहीं होती है, वो ये है कि क्वेश्चंस का डिस्कशन। जैसा आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और आपको उनमें कुछ क्वेश्चंस पे डाउट आ रहे हैं, आप उनको डाउट को मुझसे पूछना चाहते हो या टीचर से पूछना चाहते हो, तो उसके लिए फिर बैच में प्रेजेंस होना जरूरी है। मतलब कि बैच में आपका और मेरा लाइव इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे ये काम किया जा सकता है। तो इफ यू आर डिटरमिन्ड टू ज्वाइन द बैच, द प्राइस इज 4444, but you can use this coupon, and by using this discount code you will get a discount of 10%, which will bring down the price to 4000 rupees. ठीक है, अब ये ज्वाइन कैसे करेंगे? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, लेट्स सी
कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। हमें स्टेटमेंट ऑफ लॉस कवर करना है, ये हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, हम ये कवर कर चुके हैं, हम ये कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम ये दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेशन की ड्यूरेशन अगर 1 आवर के आसपास हो जाती है, देन आई ट्राई टू रैप अप व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्योंकि उससे लंबा सेशन फिर बच्चों के लिए काफी एग्जॉस्टिंग हो जाता है और एक बार में इतनी ज्यादा नॉलेज में देना भी नहीं चाहता कि आप लोगों को चीज समझ में ना आए। ठीक है, तो वी ट्राई टू कवर दिस ब्लॉक्स एंड स्ट्रिंग एंड पुलिस टुडे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था एफबीडी बनाना, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमने सीखा था, और हमने ये भी देखा था कि फ्री बॉडी डायग्राम को यूज कैसे करना होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, एक्सेलरेट नहीं कर रही होती है, तो फिर उस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो नेट फोर्स को 0 से इक्वेट करने के लिए पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक गिवन बॉडी पर आके फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं। तो ये क्लियरली समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं एफबीडी, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में सिखाया था। नाउ दैट कि आपको एफबीडी बनाना आता है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं। तो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन ब्लॉक्स। लेट्स हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। सो विल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। सो मान लेते हैं ये एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ का ये मतलब हुआ कि कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन को हम अलग से डील करेंगे। ठीक है, तो इस स्मूथ सरफेस पे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास सपोज 5 kg है, और यहाँ पे इसी के कांटेक्ट में, इसी से सटता हुआ एक दूसरा मास रखा हुआ है जिसका मास 3 kg मान लेते हैं। तो इस तरीके से दो मास रखे हुए हैं। ठीक है, एंड लेट्स से हमने क्या करा, हमने इधर से फोर्स एक्सर्ट करा, सपोज करो लेट्स से 80 न्यूटन का। ठीक है, सपोज हमने इधर से फोर्स 80 न्यूटन का एक्सर्ट कर दिया, तो ये हमने कर रखा है। अब क्वेश्चन इस सिचुएशन में क्या क्या पूछ सकता है, जैसे एक बड़ी बेसिक सी चीज हो सकती है कि भाई बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक या एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे हमसे एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक पूछा जा सकता है, या हमसे एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर हमसे नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक कितना है, तो कैसे आंसर करेंगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम अपना जो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से, तो सोल्यूशन करने का तरीका हमारा क्या रहेगा बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। मतलब इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप जब आप उनका जवाब देंगे तो होपफुली आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए था। मतलब जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में या सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करें, तो वो सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए, एंड दैट विल बिकम योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट विल टेल यू कि प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं अपने आप से पूछूंगा, जो कि आपको भी पूछना चाहिए, क्या ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहने वाला है, मतलब कि ऐसा लग रहा है क्या। अब जैसे कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ सर मुझे लग रहा है, और कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा या रेस्ट पे नहीं रहेगा, ठीक है, हम इसको इंट्यूटिवली भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंट्यूटिव आंसर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी कभी सही निकलते हैं, कभी कभी गलत निकलते हैं। जब वो सही निकलते हैं तो हम ये अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि उसमें क्या क्या लॉजिक देना चाहिए था हमें, हम बिना लॉजिक के इंट्यूटिवली आंसर देते हैं और हमको लगता है कि हमें काफी कुछ आता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और जब वो इंट्यूटिवली सही नहीं निकलते हैं तो बल्कि हम कंफ्यूज फील करते हैं, क्योंकि हम कन्विंस होते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, हमने रियल लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होगा। तो इंट्यूशन इज गुड, ठीक है, इंट्यूशन इज गुड, बट इट हैज टू बी बैक्ड बाय मैथमेटिकल एविडेंस। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूं। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये मूव करेंगे या मूव नहीं करेंगे। ठीक है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग आंसर सही कर रहे होंगे, जो कि होगा कि ये मूव करेंगे। चलो, अगर ये मूव करेंगे, सपोज अगर ये मूव करेंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कांटेक्ट में रह के मूव करेंगे। ये चीज हम लोग अपने कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं कि अगर ये मूव कर रहे हैं, जैसे हो क्या रहा है, यहां से अगर मैं इस 5 kg को धक्का मार रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 kg अपनी जगह पे रह जाए और फिर 5 kg आगे बढ़ जाए। मतलब 3 kg को फाड़ के तो 5 kg जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3 kg आगे निकल जाए और 5 kg। ठीक है, हम इसको ऐसे मार के छोड़ नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि हम इसको लगातार पुश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिन बच्चों के दिमाग में आएगी सर क्यों नहीं हो सकता कि हम इसको मारे तो 3 kg आगे निकल जाए, 5 kg पीछे रहे, तो मैं हिट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धकेलने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब तुम अगर एक दो ब्लॉक को सामने रख के पीछे वाले को धकेलोगे तो वो आगे वाले को साथ में लेके स्लाइड करेगा। ठीक है, तो पता नहीं ये मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये साथ में रह के मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साथ में रह के मूव करेंगे, विच मीन्स कि हम जब A5 और A3 पूछ रहे हैं
तो एक्चुअल में दोनों को पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि एक्सेलरेशन ऑफ 5 बताओ या एक्सेलरेशन ऑफ 3 बताओ। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में ये पूछ सकते थे कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, जो कि आप देखोगे जब आप एक्चुअल में जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे किसी स्टैंडर्ड मटेरियल से। ठीक है, या जो मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा उसको करने की कोशिश करोगे, यू विल रियलाइज कि हाँ, क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि जब इट्स एविडेंट कि दोनों सेम एक्सेलरेशन जाएंगे तो क्वेश्चन सीधा बोलता है कि हाँ भाई बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये आप हमेशा दिमाग में रखना। तो इस तरह की जब भी मैं कॉन्सेप्ट लिखूं, आप भी अपनी कॉपी उसके अंदर इसको नोट करिए, और इन कॉन्सेप्ट का कलेक्शन, ठीक है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूव, ठीक है, विदाउट एनी रिलेटिव मोशन, मतलब without any relative motion, then it is okay, ठीक है, to consider them as a single object। ठीक है, दैट इज इफ नीडेड, तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ रही है तो कर लो। ठीक है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूव विदाउट एनी रिलेटिव मोशन देन इट इज ओके टू कंसिडर देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है? ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं, मैं श्योर हूं, तो मैं ये कहूंगा कि ना मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप कुछ ऐसी है और जिसका मास 8 kg है, मैं कुछ ऐसा कहूंगा। ठीक है, और अब अगर मैं सोचूंगा कि लाओ चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, तो एफबीडी बनाने के स्टेप्स याद करो बच्चों। पहला स्टेप होता है कि इसको एनसर्कल करो। तो इसको जब हम एनसर्कल करने जाएंगे तो हमने दो जगह से कांटेक्ट ब्रेक किया होगा। एक तो यहाँ पे जो भी पर्सन फोर्स लगा रहा था उसका हाथ काटा होगा हमने, उसके हाथ को। ठीक है, और दूसरा ग्राउंड। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ठीक है, तो जो कांटेक्ट पॉइंट हमने नोटिस कर लिए हैं उस पर अगर मैं कांटेक्ट फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो हमें यहां से एक फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए 80 न्यूटन का, ये कांटेक्ट फोर्स है। एक कांटेक्ट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसको मैं N1 कह देता हूं। ठीक है, वेट नीचे की तरफ 80। ठीक है, जी की वैल्यू हमने 10 मान ली है, तो ये एफबीडी बना। अब इस एफबीडी को देखकर मैं अनडाउटेडली ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये मूव करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, यानी कि नेट फोर्स के जीरो होने के कोई चांस नहीं है। तो ये श्योरली मूव कर रहा है। और ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? तो उसके लिए हम लिखेंगे नेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 80 न्यूटन का है और मास 8 का है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमसे कह रहा था कि भाई एक्सेलरेशन बताओ, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज बच्चों, तुम्हें से काफियों को लग रहा होगा कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर क्यों रहे हैं? ठीक है, बताइए, क्वेश्चन तो आसान है, तुम्हें से काफी ने आंसर भी निकाल लिया होगा, और तुमको लग रहा होगा कि सर इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब मैं एक सिचुएशन, एक इंसिडेंट बताता हूँ। ठीक है, उससे शायद तुम्हें समझ में आएगा कि सिंपल एग्जांपल्स क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार, मेरा जो सन है हु वाज लाइक अराउंड 6 year old एट दैट टाइम व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड, उसको मैं साइकिलिंग सिखा रहा था, साइकिल चलाना। ठीक है, तो मैंने उसको साइकिल पे बैठाया और मैंने उससे कहा कि भाई तुम वहां तक जाओ, मतलब कि मे बी 5 मीटर टाइप की, तुम यहाँ से वहां तक जाके दिखाओ साइकिल चला के। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि वहां तक जाओ, तो उसको साइकिल चलानी आती नहीं थी। ठीक है, उसने क्या किया, साइकिल से उतरा, पैदल चल के वहां जाके खड़ा हो गया। ठीक है, तो मैंने पूछा भाई ये क्या किया तुमने? तो ही सेड कि भाई सर आपने, पापा आपने वहां तक जाने के लिए कहा था, मैं वहां तक पहुंच गया। ठीक है, समझाया, मतलब कि इस इंसिडेंट से मुझे समझ में आया कि भाई, मैंने उसको समझाया कि एजेंडा वहां तक जाना नहीं था, टास्क वहां तक जाना नहीं था, टास्क साइकिल चला के वहां तक जाना था। भाई साइकिल चला के जाओ। ठीक है, मतलब कि तुम यहां से वहां तक साइकिल चलाओगे तभी तो मैं तुम्हें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के आदेश दूंगा, तभी तो मैं कहूंगा कि और दूर तक चला के आओ। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही होता है बच्चों, सिखाने के लिए हमेशा सिंपल क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस को देख के बच्चों को लगता है कि तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। बात ऐसे ही करने की नहीं है, बात यह है कि सिंपल क्वेश्चन में जो चीज तुम्हें सिखानी है वो तुम सीख जाओगे आसानी से,
और जब तुम वो सीख जाओगे तब फिर टीचर्स तुमको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं सीधा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देके स्टार्ट करूंगा तो तुम गिव अप कर दोगे। ठीक है, अगर मैं मेरे बेटे को कहता कि साइकिल पे बैठ और वहां दूर तक जाके आ, ठीक है, वो उसी समय गिव अप मार देता। तो समझो इस बात को कि समझाने के लिए हमेशा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है, जैसा कि ये है, जिससे कि मैं तुम्हें सोचने का प्रोसेस समझा सकूं और फिर तुम वो प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में लगा सको, जैसा कि तुम अभी करोगे। ठीक है, अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे तुम देखना कि हम काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 10 आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 10 आ गया। अब बात आती है कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगाया वो बताओ। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए बच्चों क्या करना होता है, तुम्हें जिन दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स चाहिए या जहां पे भी नॉर्मल फोर्स चाहिए, तुम्हें एफबीडी ऐसे सब्सटेंस का बनाना होता है कि वो वहां से तुम्हें पेन चलाना पड़े। जैसे मैं कहूंगा कि लेट्स ड्रॉ एफबीडी ऑफ 3 kg ओनली। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूं कि लेट्स ड्रॉ एफबीडी ऑफ 3 kg ओनली, तो मैंने यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक किया है 5 और 3 के बीच में, मैंने यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक किया है 3 और ग्राउंड के बीच में, तो मैं कहूंगा कि भाई एफबीडी ऑफ 3 kg बनाओ। ठीक है, एफबीडी ऑफ 3 kg ये बना लो। तो एफबीडी ऑफ 3 kg बनाने के लिए मैंने नोटिस करा था कि एक तो मैंने यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक किया था 5 kg, 5 kg इसके ऊपर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, इसका मास 3 kg है, और नॉर्मल फोर्स होता है पुशिंग नेचर का, यानी कि 5 kg ने इस पे इधर की तरफ लगाया होगा। ठीक है, उसके अलावा ग्राउंड इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगाया होगा, इसको मैं N3 नाम दे देता हूँ सपोज। ठीक है, इसको मैं N3 नाम दे देता हूँ, और इसका खुद का वेट लगा होगा। ठीक है, तो अगेन 3 फोर्सेस है, लेकिन 3 में से हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक ही है, तो जो भी एक्सेलरेशन, अच्छा ये एक्सेलरेशन है इसके पास कि नहीं है, एक्सेलरेशन तो है, हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो अब मैं कहूंगा कि भाई इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो है n, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स n है, सो दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। ये चेक करो। ठीक है, क्या ये वैल्यू हम 5 kg का एफबीडी बना के निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर 5 kg का एफबीडी बनाते, देखो मैं 5 kg को जब एनसर्कल करता, ठीक है, तो मैं 3 जगह पे कांटेक्ट ब्रेक करता, यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो मैं 5 kg का एफबीडी यूज करके भी आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो एफबीडी ऑफ 5 kg अगर हमें करना है, ठीक है, तो 5 kg के एफबीडी में जो फोर्सेज आएंगे, ठीक है, जो फोर्सेज आएंगे, यहां से फोर्स आ जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, यहां से फोर्स आ जाएगा, इसको N5 का नाम दे देते हैं, नीचे की तरफ 50 आ जाएगा, और इधर की तरफ एक N आएगा। ये N किसने लगाया? ये 3 kg ने लगाया है। ठीक है, और हमको 5 kg की मोशन के बारे में क्या दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है कि ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देखो ये फोर्स नहीं है, इसलिए मैं एफबीडी में इसको बनाता नहीं, उसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो फोर्स नहीं है, वो एक्सेलरेशन है। तो अब मैं कहूंगा कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स भी इधर होना चाहिए, तो वो बनेगा 80 माइनस n, नोटिस करो 80 माइनस n इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन से जब तुम सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल रहे हो, तो देखो वो यहां से भी 30 न्यूटन आ गया, मतलब ठीक है, हमने 3 kg के एफबीडी से भी नॉर्मल फोर्स निकाल दिया था, हमने 5 kg के एफबीडी से भी नॉर्मल फोर्स निकाल दिया। देखो बच्चों समझ में आ गया, तुम्हें दोनों करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये करना था। ठीक है, तो गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, दोनों का एक्सेलरेशन पूछा था, वो हमने निकाल दिया, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल दिया। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते हैं, तो इसी को यूज कर लेता हूं मैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे चल के इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो करा था, ठीक है, हमने यहां से करा था 5 kg। ठीक है, यहाँ पे फिर एक था 3 kg। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक और लगा दिया है। ठीक है, और ये जमीन को टच कर रहा है, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं कि लो भाई हमने यहाँ से फोर्स लगा दिया है सपोज 120 न्यूटन का, और हमने पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया है सपोज 60 न्यूटन का। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन। इस बार देखो मैं अलग अलग ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इट इज एविडेंट कि जब ये मूव करेंगे तो तीनों साथ में मूव करेंगे। क्या ये मूव करेंगे? सोच के देखो, बिल्कुल मूव करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, एक ज्यादा है एक छोटा है, तो ये ऐसे धकेल देंगे, मतलब तो इस तरह की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो पुश कर रहा है, यहाँ पे एक वीक पर्सन है वो पुश कर रहा है, लेकिन वीक पर्सन उतना होल्ड नहीं कर पा रहा, मतलब मोशन हो जा रहा है। ठीक है, सरफेस स्मूथ, जब तक मैं फ्रिक्शन नहीं पढ़ाऊंगा ये मान के चलना कि हम स्मूथ सरफेसेस से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमसे वापस से पूछ लिया गया है कि भाई एक्सेलरेशन बताओ, और नॉट ओनली एक्सेलरेशन, हमसे पूछा है कि नॉर्मल फोर्स बताओ जो कि 5 और 3 के बीच में। ठीक है, इसको मैं N1 का नाम देता हूं, और हमसे ये भी पूछा है कि 3 और 2 kg ये भी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है वो बताओ, तो उसको N2 का नाम दे देते हैं, तो हमसे N1 N2 पूछ लिया है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और आप खुद सॉल्व करके देखें कि आप कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं सबसे पहले कहता कि भाई तीनों एक साथ मूव करेंगे, तो FBD ऑफ कंबाइंड ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, FBD ऑफ कंबाइंड ब्लॉक। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, सिखाते समय स्लो करते हैं। तो FBD ऑफ कंबाइंड ब्लॉक बनाऊंगा तो कंबाइंड ब्लॉक मुझे इस शेप का नजर आएगा, ठीक है। FBD तुम स्टेप फॉलो करके देखो, तुम जब इसको एनसर्कल करोगे, ठीक है, एनसर्कल करोगे तो कहां कहां कॉन्टैक्ट ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, 3 कॉन्टैक्ट फोर्स आएंगे। कौन कौन से हैं वो? एक तो यहाँ पे आ जाएगा 120 न्यूटन का, एक यहाँ पे आ जाएगा 60 न्यूटन का, एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा जिसको एन लिख दो तुम, ठीक है। वेट कितना है कंबाइंड ब्लॉक का? वो है 10 kg। तो नीचे की तरफ 10 × G इतना फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा FBD कंप्लीट हो गया। सारे फोर्सेस क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं, तो मुझे नेट फोर्स निकालने के लिए रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि नेट फोर्स जो है वो 120 - 60 है। दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है वो 10 kg है, ठीक है, तो इट विल बी 10 × A, ठीक है, वेयर A विल बी इन दिस डायरेक्शन। A की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करी? जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन में होगा। तो यहां से A कितना आ गया? यहां से A आ गया 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो A हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे N1 और N2 की वैल्यू बताओ। तो N2 की वैल्यू निकालते हैं। N2 की वैल्यू के लिए मैं FBD ऑफ 2 kg बनाऊंगा। तो FBD ऑफ 2 kg बनाने के लिए उसको एनसर्कल करते हैं। तो एनसर्कल करूंगा तो देखो 3 जगह पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है, 1, 2 और 3 के बीच में, ग्राउंड और 2 के बीच में, और ये धक्का देने वाले का हमने हाथ काटा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 जगह कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है। तो अब अगर मैं कहता हूं कि FBD ऑफ 2 kg ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये 2 kg का ब्लॉक था, 3 जगह पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है, तो हम फोर्स लगाएंगे यहां से, ये हो जाएगा N2, ठीक है, जो कि 3 kg ब्लॉक ने लगा रखा है, ठीक है, इसका मास 2 kg था, ठीक है। नीचे से एक फोर्स आ जाएगा, इसको हम N2 का नाम, N2 वर्ड हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो मैं इसको NC का नाम दे देता हूं, NC, ठीक है, NC। और यहां से एक फोर्स लग रहा था 60 न्यूटन का। क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा था या रेस्ट पे था? ये मूव कर रहा था। किधर की तरफ मूव कर रहा था? ये मूव कर रहा था इधर की तरफ। कितना था इसका एक्सेलरेशन? वो हम निकाल चुके हैं, वो 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर था। क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर रहा था, तो इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स इस डायग्राम को देख के हमें लिखना चाहिए N2 - 60। तो N2 - 60 होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी हो गई? N2 की वैल्यू आ गई 72 न्यूटन, ठीक है। तो ये देखो हमने N2 की वैल्यू निकाल ली है, क्लियर है। अब हमें N1 निकालना है। N1 के लिए क्या करें? N1 के लिए मैं कहूंगा कि लाओ हम 3 kg का FBD बना देते हैं। 3 kg का FBD बनाएंगे तो कितनी जगहों पे कॉन्टैक्ट ब्रेक किया? ठीक है, 3 जगहों पे, 1, 2, 3 जगहों पे कॉन्टैक्ट ब्रेक किया है, ठीक है। तो मैं 3 kg का FBD बनाता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा FBD ऑफ 3 kg, ठीक है। तो ये 3 kg ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और 3 जगह पे कॉन्टैक्ट ब्रेक किया था, तो करस्पॉन्डिंगली 3 जगह पे फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो फोर्स लग रहा है ये है N1, जो कि 5 kg ब्लॉक ने लगाया है। यहां से जो फोर्स लग रहा है ये है N2, जो कि 2 kg ब्लॉक ने लगाया है। नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, इसको NB मान लेते हैं। इसका खुद का वेट होगा जो कि 3 × G के बराबर होगा। ये मैंने 3G गाइस, यहाँ पे ना 3G रह गया था, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स दिख रहे थे। लेकिन हाँ, दैट वाज दैट शुड हैव बीन ड्रॉन, ठीक है। इन चीजों का अभी से ध्यान रखना कि कोई फोर्स FBD में ना छूटे, तब तुम्हारे आगे के चैप्टर्स में तुम सही तरीके से ड्राइंग्स मतलब चीजें करोगे। इसका रोल अभी नहीं है, लेकिन जब फ्रिक्शन आएगा ना तो इसका रोल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे अच्छा अब ये 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे था कि मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये 3 kg ब्लॉक मूव कर रहा था इधर। कितना था इसका एक्सेलरेशन? इसका एक्सेलरेशन था 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? नेट फोर्स। नोटिस करो कि नेट फोर्स N1 - N2 लिखा है, N2 - N1 नहीं लिखा। कारण है इसका, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ वाले फोर्स बड़े होने चाहिए, तो N1 - N2 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस N2। N2 हमने निकाल लिया था क्या? तो N2 हमने निकाला था 72, तो 18 प्लस 72, तो ये हो गया 90 न्यूटन। तो हमने N1 भी निकाल लिया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 6 आ गया, N1 90 आ गया, और N2 की वैल्यू जो है ये 72 आ गई। तो इस तरीके से देखो हमने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने खुद ने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, ठीक है। और अब आप आंसर कंफर्म कर रहे हैं तो वो सही निकल रहा है। और अगर आप खुद नहीं कर पाए थे बच्चों, तो कोई बात नहीं, मेरा सोल्यूशन देख लो, स्पीड स्लो करके देख लो। अगर ऐसा लग रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा थी, मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा चीजें कवर करना चाहता हूं। मुझे पता है कि स्पीड आपके हाथ में है, तो आप स्लो डाउन कर सकते हो, ठीक है।
इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब इस क्वेश्चन में फिर से थोड़ी सी ट्विकिंग करते हैं। ठीक है, अब कौन सी ट्विकिंग, अभी दिखाता हूँ कैसी ट्विकिंग करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा खतरनाक कर दें या थोड़ी कम खतरनाक करें? हाँ बच्चों, ठीक है, चलो। तो अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ाते हैं डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है सपोज 10 kg का। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है सपोज 5 kg का। इस पर नीचे से ऊपर फोर्स लगा दिया गया है विच इज लेट्स से 90 न्यूटन। चलो 90 लगा देते हैं। ठीक है, बस हमको ये बता रखा है। ठीक है, ये वर्टिकल फोर्स हमने एक 90 न्यूटन का इसके ऊपर लगा रखा है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन निकालो और इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो निकाल दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस बार। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करेंगे, देखो जरा। ठीक है, तो अगेन लग रहा है कि ये साथ में मूव करेंगे। ठीक है, लग तो रहा है, तो फिर इनका कंबाइन एफबीडी बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफबीडी ऑफ कंबाइंड ब्लॉक। ठीक है, तो एफबीडी ऑफ कंबाइंड ब्लॉक लिख देते हैं। तो अगर मैं कांटेक्ट फोर्स बनाने के बारे में सोचूं, ठीक है, तो कांटेक्ट एक ही जगह पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स के नाम पे हम बना देंगे 90 न्यूटन। नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है mg। तो इसका टोटल मतलब ये एक सिंगल ब्लॉक 15 kg का है, तो इसका वेट नीचे की तरफ 150 न्यूटन हो गया क्या? ठीक है, ऑफ कोर्स हम g की वैल्यू 10 मान रहे हैं, मतलब ठीक है, अभी कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए g को हम 10 की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया। अब नोटिस करो, जब ये क्वेश्चन देखते हैं ना, देखते ही ऐसा लगता है कि ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रहे होंगे, ये है ना, एकदम से फीलिंग यही आती है कि ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहे होंगे। लेकिन डाउनवर्ड फोर्स 150 है, अपवर्ड 90 है, तो एक्चुअली ये ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर रहे, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। सर फोर्स तो हमने ऊपर लगा रखा है, फिर ये नीचे कैसे जा रहे हैं? भाई अगर तुम फोर्स नहीं भी लगाओगे तब भी नीचे चला जाएगा। जैसे इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो ये अपने आप ही नीचे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे इस रिमोट के ऊपर मैंने अभी, जैसे रिमोट मेरे हाथ पे है, तो मेरा हाथ इस पे फोर्स अपवर्ड लगा रहा है। लेकिन अब मैं इसको अगर नीचे जाने दे रहा हूं, ठीक है, तो भी मेरा हाथ इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। आई एम जस्ट अलाउइंग इट टू गो डाउन विद अ लेसर एक्सेलरेशन देन जी। मैं इसको अगर छोड़ दूंगा, गिर गया, तो जी एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो जी एक्सेलरेशन से जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक अपवर्ड फोर्स लगा रखा है तो एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स अगर 90 की जगह 150 से ज्यादा होता तब ये ऊपर चला जाता। तो मतलब कि अगर किसी को ये बात अजीब सी लग रही थी कि नीचे कैसे चला गया जब फोर्स अपवर्ड है, तो ये फोर्स वो है जो तुमने लगा रखा है, लेकिन और भी तो फोर्स लग रहा है 150 का। ठीक है, तो कितना हुआ, हम लिखेंगे 150 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 15 इंटू ए। तो ये हो जाएगा 60/50। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो तुम किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लो। फॉर एग्जांपल सपोज मैं 5 kg का एफबीडी बनाता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि हम 5 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, हम इसका एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, सपोज। ठीक है, तो मैंने ये कहा, तो एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा, हाँ, तो बना लेते हैं। एफबीडी ऑफ 5 kg। ठीक है, तो 5 kg को जब हमने एनसर्कल करा तो केवल एक ही जगह पे कांटेक्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक हुआ है तो नॉर्मल फोर्स, अब नॉर्मल फोर्स देखो ऊपर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि 10 kg ने 5 kg के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रखा होगा। नॉर्मल फोर्स का नेचर पुशिंग होता है, तो 10 kg इसको पुश करेगा, यानी कि अपने से दूर भेजेगा, तो अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे की तरफ 50, इसका वेट। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। तो ऑफ कोर्स डाउनवर्ड फोर्स बड़े होने चाहिए, तो हम लिखेंगे 50 माइनस एन। 50 माइनस एन इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन विच इज 4। तो यहां से एन की वैल्यू आ गई 50 माइनस 20 विच इज 30 न्यूटन। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा। तो इस बार हमने वर्टिकली मतलब
प्रीवियस क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल के साथ किया था, इस बार वर्टिकल के साथ कर दिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अब एक डिफरेंट सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग अलग तरह के एग्जांपल करा देता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि इंक्लाइन सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है और हमने क्या करा, हमने इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा, ठीक है, एम मास का, और इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, तो रिलीज करने के बाद कैसा लगता है कि ये नीचे स्लिप कर जाएगा। ठीक है, ये जो सरफेस है ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो लगता है कि ये स्लिप कर जाएगा। ठीक है, मेरे को तो लगता है, और जिनको नहीं लगता है उनको आंसर मिल जाएगा अगर वो एफबीडी बनाएंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन पता कर दो। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन यही है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता कर दो। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम कहेंगे कि लाओ एफबीडी ऑफ ब्लॉक बनाओ भाई। ठीक है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो एफबीडी बनाने के लिए हम इसको एनसर्कल करेंगे। एनसर्कल करते वक्त हमने एक जगह पे कांटेक्ट ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं पहले ब्लॉक बना देता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज है ना, ये टेढ़ा क्यों बनाया, जैसा है वैसा बनाना इज एडवाइजेबल। ठीक है, तुम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो इंडिकेट करने के लिए कि इसकी ओरिएंटेशन कैसे है, मतलब कि तुम इसको कैसे रखा हुआ मानना चाहते हो। ठीक है, तो इससे सही डायग्राम सुनते हैं। अब इंक्लाइन प्लेन ने जो नॉर्मल लगा रखा होगा वो ऐसे लगेगा, बस एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स था एन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स mg ऐसे लगेगा। तो ये दो फोर्स है। ठीक है, सवाल है कि क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, दो फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। दो फोर्सेस या दो एनी टू वेक्टर्स दे कैन कैंसल आउट ईच अदर ओनली एंड ओनली इफ they are exactly opposite in direction and they have the same magnitude। मैग्नीट्यूड का तो पता नहीं, डायरेक्शन तो सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो दे कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नीचे स्लाइड करेगा, ये डेफिनेटली नीचे स्लाइड करेगा। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि ये नीचे स्लाइड करेगा, हम जानना चाहते हैं कि किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में लग रहा है कि एक्सेलरेशन होगा और मैं उस एक्सेलरेशन को लिखना चाहता हूं, तो मुझे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है वो भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है वो जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है नहीं, यहाँ पे दोबारा बनाता हूं। ठीक है, तो ये जैसे इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, तो हमने चूज किया है कि हम इन दो डायरेक्शंस में फोर्सेस को ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो एन ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन mg देखो, ठीक है, mg जैसे यूं नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, यही तो सिचुएशन है, देख लो, ये एंगल थीटा है, mg ऐसा एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा व्हिच मींस दिस एंगल इज थीटा। तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट मैं यहां ड्रॉ करता हूं, mg का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ये नोटिस करो। ठीक है, तो एफबीडी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिजॉल्व करना, वो हमने कर दिया है। अब मुझे दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है mg sin थीटा, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा आ जाएगा। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड कि आप इसको ना एक फॉर्मूले की तरह याद रख लो कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक को रिलीज कर दें तो ब्लॉक g sin थीटा एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन हमने लिखी है। एफ नेट की जगह mg sin थीटा और मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सपोज इसको y डायरेक्शन मान लूं और इसको x डायरेक्शन मान लूं, तो हमने ये इक्वेशन x डायरेक्शन में लिखी थी। ठीक है, अब y डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी? y डायरेक्शन की इक्वेशन बनेगी एफ नेट इज जीरो। ठीक है, एफ नेट इज जीरो, क्यों? बिकॉज y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन गया। तो अगर एफ नेट जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो हम लिखेंगे n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो n की जो वैल्यू आ गई वो एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गई। ठीक है, क्यों आई है ये ध्यान रखना, क्योंकि ए वाई जीरो है। देयर विल बी सिचुएशंस जिसमें ना इस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, तब n एम जी कॉस थीटा के बराबर नहीं रहेगा।
ठीक है, तो ये बच्चों ये ना एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, मतलब व्हाई एम आई टेलिंग दिस की बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसके रिजल्ट्स आपको याद रहते हैं, कौन से रिजल्ट कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आता है और नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आती है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में एक स्टेप आगे से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट इतनी बेसिक है कि अगर आप अभी इसको याद नहीं भी करोगे तो आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो अब जैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ सकता है कि जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, सपोज ये एंगल 53 डिग्री दे दिया, ठीक है, सपोज ये हाइट हमको बता दी है, ठीक है, सपोज ये हाइट हमको 400 मीटर बता दी है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने यहाँ पर एक ब्लॉक को, छोटा ब्लॉक, छोटा इसलिए ताकि ऐसा ना लगे कि ब्लॉक ने कुछ लेंथ, ब्लॉक के साइज से लेंथ कवर हो गई, इसको रिलीज कर दिया हमने, ठीक है, और इस टाइम को हमने 0 मान लिया, मतलब अभी अभी रिलीज करा है, तो ये स्लाइड होके नीचे आएगा, तो ये जब यहाँ पहुंचेगा उस समय टाइम कितना हो रहा होगा और इसकी स्पीड कितनी होगी, दोनों चीजें पूछ ली हमसे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स में जो तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो, मतलब कि ये एक्सटेंशन है, मतलब कि कैसे सॉल्व करोगे तुम कहोगे कि भाई मुझे पता है कि ब्लॉक का इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा, यानी कि 10, और साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो आपको एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, क्या आपको ये लेंथ पता है, लाइक इफ दिस इज 53 डिग्री, इफ दिस इज 400 मीटर, ठीक है, इसको अगर मैं एल मान लूं, इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ को, ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन 53 इज इक्वल्स टू 400 बाय एल, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 400 बाय साइन 53, साइन 53 होता है 4/5, तो ये आ गया 500 मीटर। ठीक है, तो हमको ये लेंथ भी पता लग गई है। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे यूज कर सकते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S की जगह पे आ जाएगा 500, U इज 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 8 इंटू टी स्क्वायर, तो T की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1000/8। ठीक है, 1000/8 जो कि हो जाएगा 125 का रूट एक्चुअली। ठीक है, तो ये 5√5 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, और स्पीड कैसे पता लगाओगे, तो स्पीड तुम v इक्वल टू यू प्लस 80 से पता लगा लो, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन वाज 8 एंड टाइम इज 5√5, हमने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 40√5 सेकेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो क्वेश्चन ये वाला ही था, तो ठीक है, 1D मोशन की इक्वेशन को यूज करने वाला, बस इसमें क्या चीज नहीं थी कि जनरली इन क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन हमें गिवन होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने फिगर आउट किया है कि एक्सेलरेशन 8 की वैल्यू 8 वैल्यू का होगा बाय यूजिंग आवर दिस नॉलेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं। ओके, या तो ये मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये एंगल ले लेते हैं 37 डिग्री का। ठीक है, और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, मान लो 2 kg का, यहाँ पे एक ब्लॉक है मान लो 3 kg का। ठीक है, ठीक है, और हमने मान लेते हैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालो और ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है वो निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो शुरुआत मैं करूंगा, ये दोनों अगर मूव करेंगे, अभी देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऊपर चले जाएंगे, तुम लोगों के दिमाग में यही आया होगा। हमारे सोचने का तरीका ये होता है, ऊपर की तरफ फोर्स दिखा रखा है, मान लेंगे ऊपर चला जाएगा, पर हम एफबीडी बना के चेक करते हैं ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो साथ में ऊपर जाएंगे, क्योंकि साथ में ऊपर जाएंगे तो हम एफबीडी ऑफ कंबाइंड ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, हम एफबीडी ऑफ कंबाइंड ब्लॉक बना सकते हैं, तो बना लेते हैं फिर। तो कंबाइंड ब्लॉक हमें ऐसा शेप का नजर आएगा, ठीक है, जिसका मास 5 kg होगा।
ठीक है, इंक्लाइन सरफेस को मैं डॉटेड शो कर देता हूँ। डॉटेड क्यों? क्योंकि एफबीडी में ना जनरली हम जिस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना रहे होते हैं उसके अलावा कोई दूसरी चीज ड्रॉ नहीं करते हम। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको एनसर्कल कर रहा हूं तो मैंने दो जगह पे कांटेक्ट ब्रेक किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। ठीक है, तो कांटेक्ट जहां पे ब्रेक होगा वहां कांटेक्ट फोर्स आएगा, तो ये हो गया 10 न्यूटन का फोर्स। इधर की तरफ एन मान लेते हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ आ जाएगा 50 न्यूटन जो कि वेट है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये एफबीडी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये फोर्सेस मुझे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर मैं इनको रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं इनको रिजॉल्व करूंगा अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ये एंगल 37 डिग्री का है। ठीक है, तो जो फोर्सेस ऑलरेडी इन्हीं डायरेक्शन में है, कौन से हैं? जैसे एन इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एन को हमें दो टुकड़ों में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में। सर 10 न्यूटन तो यहाँ पे बनाना था। अरे भाई वेक्टर है, तुम शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, जनरली मुझे ये बढ़िया लगता है कि मैं सारे वेक्टर्स की टेल एक जगह ड्रॉ कर दूं या हेड एक जगह ड्रॉ कर दूं। ठीक है, तो मैंने टेल एक जगह रख ली है, आज सोचने में आसानी होती है भाई, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसको भी काट देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि मैं कौन से फोर्स को नेक्स्ट फिगर में ड्रॉ कर चुका हूँ। अब बात आई एम की, तो याद है एम मतलब वही, जैसे ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 37 हो जाएगा। तो एम का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा कॉस वाला और दूसरा आएगा साइन वाला। ठीक है, तो इधर की तरफ आ जाएगा एम जी कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5, तो ये हो गया 40 न्यूटन का। और इधर की तरफ आएगा एम जी साइन 37, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू साइन 37, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन का। तो ये हमने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे फोर्सेस ड्रॉ हो गए हैं। अब ठीक है, अब नोटिस करो, नोटिस करो, ये ऊपर की तरफ फोर्स है 10, नीचे की तरफ है 30। तो मुझे समझ में आ गया है कि ये नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन से। एंड हाउ डू आई राइट दिस एक्सेलरेशन? आई विल राइट 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 20/5, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। देखो आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और क्या पूछा था? नॉर्मल पूछा था। तो नॉर्मल के लिए हम अभी तक क्या करते हैं? हम किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाते हुए आए हैं, तो चलो वही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लाओ भाई 3 kg का एफबीडी बना दो। ठीक है, तो 3 kg का अगर एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ से और यहाँ से दो जगह से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बनाता हूं मैं। ठीक है, तो 3 kg का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है, ये 3 kg का है, दो जगह पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो हम बना देंगे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऐसे, इसको एन बी का नाम दे देते हैं, और एक 30 न्यूटन ऐसे। और इसका एक्सेलरेशन पता है क्या हमें? तो बिल्कुल पता है, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगेन मैं फोर्सेस को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा जो कि ऐसे और ऐसे होंगे। तो एन बी ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये एन, ये ऐसे आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगेन इधर कॉस कंपोनेंट आएगा, इधर साइन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, इधर की तरफ बनेगा 30 कॉस 37 4/5, तो कितना हुआ? 24 न्यूटन। ठीक है, इधर आएगा 30 साइन 37 3/5, तो ये आएगा 18 न्यूटन का। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज 18 माइनस n इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 12, दैट इज 6 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स है वो 6 न्यूटन का है, और एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो देखो बच्चों, आ गई है क्या समझ में? यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है कि कहानी क्लियर नहीं है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये ब्लॉक वाली जो सिचुएशन है कैसे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके, अब
कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दूं मैं, या चलो मैं कुछ एक एक प्रॉब्लम और करते हैं हम, ठीक है। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। हमने धक्का बहुत देर से दे लिया है, अब खींचते हैं, ठीक है, अब खींचते हैं जरा सा। तो और इस बार नंबर्स ना देके मैं जनरल वैल्यू की बात करता हूँ। ये एम मास है, ठीक है, और ये मान लेते हैं एक रॉड है स्मॉल एम मास की। ये एक ब्लॉक है, ये एक रॉड है, इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और हमने इस पर लगाया है एफ फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड, यहाँ पे एक्चुअली टेंशन एग्जिस्ट करेगी। टेंशन, टेंशन क्यों? तुम इसको खींच रहे हो तो ये इसको खींच रहा है, और खींचने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखना बच्चों, मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, सो लेट दिस बी अ होमवर्क प्रॉब्लम। आंसर क्या आएगा मैं वो लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ जाएगा, ये तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो टेंशन की वैल्यू है ये आ जाएगी कैपिटल M इंटू एफ अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स आएंगे। आप इसको ट्राई कर लीजिए और चेक करिए कि आपके आंसर इसके बराबर आ जाते हैं कि नहीं आते हैं। क्या है बच्चों, तो ये हमने ब्लॉक्स वाली सिचुएशन को डील करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं पुलीज एंड स्ट्रिंग वाली सिचुएशन को, अब इसको भी डील करना सीखते हैं, ठीक है। तो इस पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजी केस से, जो कि है एटवुड्स मशीन का केस, ठीक है। तो ये जो केस है ये आपका इजीएस्ट केस है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें हमको एक पुली दी जाएगी जिसको हमने मान लो सीलिंग से सस्पेंड कर रखा है ऐसे, ठीक है, एक पुली है, और फिर इस पुली के ऊपर से थ्रेड्स पास होंगी, ठीक है, ऐसे, और फिर ये इधर हैंग करेगी। इधर मान लो हम एक ब्लॉक हैंग कर देंगे M2 मास का, इधर मान लो एक ब्लॉक हैंग कर देंगे M1 मास का। सपोज करो M2 जो है वो M1 से बड़ा है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो जब हम सिस्टम को रिलीज कर देंगे, मतलब कि हमने ब्लॉक्स वगैरह को सब छोड़ दिया कि भी तुम अपने हाल पे रहो, ठीक है, तो हम लोग नोटिस करेंगे कि ये नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो हमसे पूछ लेंगे कि भाई ये एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, ठीक है, गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में। जैसे मासेस हमें गिवन है, ठीक है, जी को हम एक नॉन वैल्यू मान सकते हैं, तो हमसे ए और जी पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमको एक तो ये दिया जाएगा स्ट्रिंग जो है वो मासलेस, ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस दिया जाएगा एंड इनएक्सटेंसिबल दिया जाएगा। इनके कारण होते हैं बच्चों, ये नहीं दे अगर तो क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग को दिया जाएगा, ठीक है। पुली को स्मूथ दे दिया जाएगा, ठीक है, पुली को स्मूथ बता देंगे, यानी कि ये जो पुली है, ठीक है, ये पुली ना तुम्हें कभी भी घूमते हुए नजर नहीं आएगी। स्मूथ होने का मतलब हुआ कि स्ट्रिंग इसके ऊपर से स्लिप करके आ रही है, समझ आ रहा है। जैसे अगर इस पुली में मान लो स्पोक्स होते, ठीक है, इसमें ऐसे स्पोक्स होते सपोज, ठीक है, तो ये तुम्हें घूमते हुए नजर नहीं आते, ठीक है, ये डोरी स्लिप करती क्योंकि पुली स्मूथ दी जाएगी, ठीक है। तो अब और ये कंडीशंस गिवन ही होंगी, क्या रोल प्ले करती है ये एक्चुअली हम लोग शायद बात कर चुके हैं। इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे गया तो ये ए से ऊपर जाएगा। सोच के देखो कि अगर ये एक्सटेंसिबल होती, जैसे कि एक इलास्टिक होता है, सपोज यहाँ पे अगर एक इलास्टिक होता तो ऐसा हो सकता था कि ये जितना नीचे जाए ये उतना ऊपर ना जाए, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन अभी ये इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच होने की चांस नहीं है, तो ये अगर 1 मीटर नीचे गया है तो इसको 1 मीटर ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन के गिवन होने की वजह से वी आर एबल टू डिक्लेयर कि अगर ये ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा। ये कंडीशन अगर गिवन नहीं है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हम आसान चीजों से ज्यादा मुश्किल चीजों की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले आसान चीजों को डील करना सीख लेते हैं। ये क्यों गिवन है, स्ट्रिंग इज मास्टर्स है। स्ट्रिंग मास्टर्स इसलिए गिवन है ताकि हम स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स पर सेम टेंशन मान सके, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन हो जाएगी अगर स्ट्रिंग हैवी होगी तो, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये है, मतलब क्वेश्चन देने वाला तुम्हें ये सारी कंडीशंस भी देगा, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन है, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि भाई सबसे पहले एफ बी डी ऑफ कोई भी एक ब्लॉक, सपोज M2, ठीक है। तो M2 का एफबीडी बनाते हैं, M2 ये रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लाओ M2 को एनसर्कल करो। तो M2 को एनसर्कल करते समय हमने केवल स्ट्रिंग को कट किया है, ठीक है। या तुम ऐसा सर्कल मत बनाओ, ठीक है। ये मैंने सब कुछ मिट गया। अंडू करने का ऑप्शन है क्या? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अंडू 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 अंडू। बच्चों मेरे ख्याल से पूरा फिगर मिट गया है, मैं दोबारा बना देता हूँ। तो पुली थी, ठीक है, और ये M1 था, ये M2 था, ठीक है। और हम बात कर रहे थे M2 का एफवीडी बनाने की, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो M2 का एफवीडी बनाने के लिए आप एनसर्कल करिए यहाँ से ऐसे, इससे यहाँ पे हमने टेंशन ड्रॉ करना सीखा था, वो उसको यूज कर पाएंगे हम। तो M2 ब्लॉक मैंने बना दिया है, और टेंशन कैसे ड्रॉ होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे टेंशन ही आएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे अगर टेंशन आएगा तो टेंशन ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे हम M2G बना देंगे। एक्सेलरेशन इसका हमने नीचे अज्यूम कर रखा है, देयरफॉर वी विल राइट M2G माइनस टी। देखो M2 बड़ा है तभी नीचे जा रहा होगा, मतलब हमने नीचे मान रखा है, तो M2G माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन हो गई। समझ आ रहा है? अब सेम चीज हमें करना है M1 के साथ, ठीक है। तो अब हम कहेंगे FBD ऑफ M1 ड्रॉ करो, ठीक है। तो FBD ऑफ M1 ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, पीछे चलते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से M1 को एनसर्कल करूंगा, तो केवल एक कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये M1 बन जाएगा, तो ये जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ऊपर की तरफ T आ जाएगा, नीचे की तरफ M1G आ जाएगा। और नोटिस करो, ये अगर नीचे जाएगा A से तो ये ऊपर जाएगा A से, ठीक है। ये ऊपर जाएगा A से, तो अगर ये ऊपर जा रहा है A से तो इक्वेशन बनेगी T, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे M2G माइनस T किया था, अब करेंगे T माइनस M1G इज इक्वल्स टू MA। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो T बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस में अननोन क्या है, हमें T नहीं पता, हमें A नहीं पता। So there are two equations in two variables. We can solve them simultaneously to get the value. Which basically means कि इन यहाँ से T की वैल्यू उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब इन पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने का तो बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 1 और 2 को ऐड करते देखो T और माइनस T कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा M2G माइनस M1G, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आ जाएगा M1A प्लस M2A, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, इनटू G। तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया, नोटिस करो। और इस एक को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो और सॉल्व करके T निकाल लो। तो मैं बता देता हूं, तो T की वैल्यू आ जाएगी 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू G, ठीक है। अगेन ये वैल्यूज ऐसी हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। इनको आप याद कर सकते हो क्योंकि ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। इनफैक्ट मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये रादर है शॉर्टकट, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स string along string divided by mass that moves with string। देखो आएगा समझ में, मतलब मैं समझाता हूँ, समझ में तो नहीं आया होगा, पर ये ऐसी चीज है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग अपॉन मास, क्या मतलब है इस बात का, समझाता हूँ मैं। इन दोनों एफवीडीज को गौर से देख लो, इस एफवीडी में 4 फोर्सेस हैं, इसमें सॉरी इस एफवीडी में 2 फोर्स है, ठीक है, इसमें भी 2 फोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं एफवीडी बनाता, यहीं पे अगर बना देता, तो कुछ चीजें नोटिस करते हैं, देखो
अगर मैं यहाँ एफबीडी बनाता, ठीक है, ये टी होता, ये m1g होता, ये टी होता, ये m2g होता। क्लियर है? अब तुम ना थोड़ा सा इमेजिन करो कि इन स्ट्रिंग्स को अगर यूं सीधा कर दे तो, ठीक है, मतलब कि इस स्ट्रिंग को ऐसे अगर इमेजिन कर ले और इसको ऐसे इमेजिन कर ले, यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग को पूरा सीधा इमेजिन करूं, ठीक है, तो ये m2 मास का ब्लॉक मुझे ऐसे नजर आएगा। नोटिस करो मैं m2 कैसे लिख रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। m1 मास का ब्लॉक मुझे ऐसे नजर आएगा, सोच के देखो, ये वाला पार्ट ऐसे ओपन अप कर दिया है, ठीक है, पुली यहाँ पे थी लेकिन पुली में बना नहीं रहा हूं, समझ में आया? ये ऐसे से ऐसे ओपन कर दिया है। और अब कीप ऑन व्यूइंग द फोर्सेस, तो ये फोर्स हो गया टी, ये फोर्स हो गया m2g, ये फोर्स हो गया टी, ये फोर्स हो गया m1, ये भी नोटिस कर लो भाई, ठीक है, नोटिस कर लो। अगर तुम इसको स्ट्रिंग को स्ट्रेट कर देते हो तो जो तुम्हारे फोर्सेस वाले एरो थे वो ऐसे हो जाएंगे। तो इससे हुआ ये कि चारों फोर्स अब मुझे एक ही लाइन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और नोटिस करो कि नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, जैसे अगर मैं इन चारों का वेक्टर सम करूंगा, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर सम आएगा m2g माइनस, तो ये नेट पुलिंग फोर्स है, मतलब अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में पुल करने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों के वेट का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट मूव्स विद द स्ट्रिंग, दैट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने का ये एक बहुत ही फंडू तरीका है, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीका है ये। केवल ध्यान रखना ये केवल एटवुड्स मशीन और इससे मिलते जुलते केसेस में एप्लीकेबल है। मिलते जुलते केसेस का क्या मतलब हुआ सर? एक सिंगल स्ट्रिंग होगी एंड इट वुड बी प्रेटी एविडेंट कि ये जितना आगे बढ़ेगा ये भी उतना ही आगे बढ़ेगा। मैं दिखाता हूं भी, मतलब एक्सेलरेशन का सेम होना प्रेटी एविडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं हम और केसेस, ठीक है, और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में यहाँ पे लगी है पुली, ठीक है, और फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा m1 मास का, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा m2 मास का, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, सिस्टम को रिलीज कर दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है, आई एक्सपेक्ट दिस टू गो डाउन विद सम एक्सेलरेशन एंड दिस टू गो इन द फ्रंट विद द सेम एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहीं पे एफबीडी बनाता हूं, तो मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊंगा, तुम लोगों को काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये दोनों फोर्सेस बनाऊंगा टी और m2g, और फिर इसके ऊपर आ जाएगा टी, इसके ऊपर आ जाएगा एक n1, इसके ऊपर आ जाएगा m1g, ठीक है। तो इमेजिन करो जब इस स्ट्रिंग को स्ट्रेट कर देंगे, अगेन तुम ये मेंटली भी कर सकते हो लेकिन मेरा काम तुम्हें समझाना है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं। तो इमेजिन करो कि ये पुली यहाँ पे थी, तुमने इस पार्ट को स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, तो m2 ब्लॉक ऐसे नजर आएगा अब तुम्हें, ठीक है। m1 ब्लॉक तो बिल्कुल सही, हमने इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को तो छेड़ा भी नहीं है इस बार, ठीक है। और फोर्सेस जो तुमने यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे बनाए हैं, वो फोर्सेस तुम्हें नजर आएंगे, इधर t, इधर m2g, ठीक है, हो गए दोनों, उधर t, ठीक है, इधर n1 और इधर m1g, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, नेट पुलिंग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस है वो देखो, स्ट्रिंग के अलोंग मुझे 3 ही एरो नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के, ये n1 स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, ये उससे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इनको छोड़ो, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं होता तो हम कंपोनेंट लेते, परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट 0 हो गया। तो स्ट्रिंग के अलोंग 3 ही फोर्स है, उन 3 में से भी ये टी और ये टी इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो जब मैं नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग लिखूंगा तो वो केवल m2g आएगा, और टोटल मास दैट मूव्स विद द स्ट्रिंग वो m1 प्लस m2 है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ध्यान रखना मैंने तुमको जो शॉर्टकट बताया है वो एक्सेलरेशन लिखने के लिए बताया, टेंशन लिखने के लिए नहीं बताया है, ठीक है। तो सर अगर इस केस में टेंशन निकालनी होगी तो क्या करेंगे, तो तुम इस एफबीडी को यूज कर लो। जैसे तुम इस ब्लॉक को देख के क्या इक्वेशन लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो m2g नीचे का फोर्स माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए, तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, तो टी इस तरह से निकाल लो। मतलब टी निकालने के लिए मैं कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, ए निकालने के लिए बताया है, और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे सिंपल केसेस जो एटवुड्स मशीन को रिजेंबल करते हैं उन पे एप्लीकेबल है। ए के लिए मैंने शॉर्टकट बता दिया, ए निकल जाए तो टी के लिए इक्वेशन लिख लेना, इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना, टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चलो और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस बार तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर दोनों तरफ पुलीज है, ठीक है, इस टेबल पर दोनों तरफ पुलीज है,
और ब्लॉक्स की सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां पे एक ब्लॉक है M3 मास का, ठीक है, और स्ट्रिंग्स की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये यहां से स्ट्रिंग आ रही है, फिर इसके ऊपर से होके ऐसे जा रही है, यहां से स्ट्रिंग आ रही है, फिर इसके ऊपर से होके ऐसे जा रही है, करेक्ट। और यहाँ पे एक ब्लॉक है M2 मास का, यहाँ पे एक ब्लॉक है M1 मास का, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको बता दिया है कि M2 जो है वो M1 से बड़ा, या नहीं भी बताया, नहीं बताया तो तुम कुछ अज्यूम करके कर लेना। तो अगर ऐसा है तो ये मान लो A से नीचे जाएगा, तो ये A से इधर जाएगा, तो ये A से ऊपर जाएगा। हमसे पूछा है कि भाई A बताओ, तो पहले तो नजर आ रहा है कि एडवर्ड्स मशीन से रिजेंबल करता हुआ केस है। इनफैक्ट ये दो एडवर्ड्स मशीन दिख रही है मुझे, ठीक है, एक्सेलरेशन सबके सेम है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना राइट में जाएगा, ये उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे एफबीडी के बारे में सोचना है, इसका एफबीडी के बारे में सोचता हूं, दो फोर्स आएंगे, एक आएगा टेंशन, एक आएगा M2G, ठीक है। इसके एफबीडी के बारे में सोचता हूं। अच्छा एक और चीज, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग में हमेशा डिफरेंट टेंशन अज्यूम करना, तो मैं यहाँ पे T1 लिख देता हूँ क्योंकि देयर आर टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सेम स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन T1 होगी, वो स्ट्रिंग डिफरेंट है तो वहां पे टेंशन को डिफरेंट लिखना, ठीक है। और इसके अलावा जो फोर्सेस हैं, नॉर्मल फोर्स है N3 और M3G, उस पर आते हैं। तो T2 क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, नीचे की तरफ M1G, तो हमने तीनों ब्लॉक्स के एफबीडी बना लिए हैं। अब अगर मैं इनको स्ट्रेट इमेजिन करता हूं तो क्या होता है, ठीक है, इनको स्ट्रेट इमेजिन करता हूं तो कुछ ऐसी, थोड़ा छोटा फिगर बनाता हूं मैं, यहाँ पे जगह कम है, तो ये M3 ब्लॉक है, ठीक है, और ये M2 ब्लॉक बनेगा, ये M1 ब्लॉक बनेगा, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसे और ऐसे है, ठीक है, मतलब पुली यहाँ कहीं पे थी, ठीक है, पुली यहाँ कहीं पे थी, थोड़ा छोटा फिगर बना रहा हूँ मुझे मैं, इनफैक्ट मैं पुली को मिटा ही देता हूँ, ठीक है, पुली का काम नहीं है, जगह खत्म कर रहा है हमारे लिखने की, ठीक है। तो ये है M2, ये है M3, ये है M1। फोर्सेस के बारे में अगर सोचें, इधर है T1, इधर है M2G, ठीक है, इधर है T1, इधर है T2, इधर है T2, ऊपर है M3, नीचे है M3G, ठीक है, और इधर है M1G। तो नेट पुलिंग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग देखो अगेन, ठीक है, ये स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, ये स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, परपेंडिकुलर है तो कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। ये T1 और T1 कैंसिल हो जाएंगे, ये T2 और T2 कैंसिल हो जाएंगे। चलो मैं एक और राज की बात बता देता हूँ, टेंशन हमेशा ही कैंसिल हो जाती है, तो तुम टेंशन को नहीं भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा कैंसिल होती है। अब बच क्या गया, अब मुझे केवल एक तो ये M2, यहाँ पे G होना चाहिए था, M2G और M1G, केवल ये बचे हुए नजर आ रहे हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा M2G, और वो उल्टी डायरेक्शन में है, तो माइनस M1G डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट मूव्स विद द स्ट्रिंग। टोटल मास, तीनों मास आएंगे, तीनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। और तुम थोड़ा सा लॉजिक समझो ना, थोड़ा सा फील करो फिजिक्स को, तो तुम्हें समझ में भी आएगा हो क्या रहा है। ये नीचे पुल कर रहा है M2G से, ये नीचे पुल कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा तू ऊपर आ, ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं मैं नीचे जाऊंगा तू ऊपर आ, तो दोनों में से जो डोमिनेट करेगा वो डिसाइड कर लेगा किधर मोशन होना है। तो मोशन कराने वाला फोर्स हुआ इन दोनों का डिफरेंस, और मोशन करने वाले ब्लॉक हुए तीनों, तो फोर्स को मास से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तेरह बच्चों, एक आध एग्जांपल और करें, थोड़े मुश्किल वाले, ठीक है, थोड़े से मुश्किल वाले, कुछ खास मुश्किल नहीं। तो अभी हमने प्रीवियस जो ब्लॉक की सिचुएशन करी थी उसको इंक्लूड करते हुए एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 37 डिग्री या थीटा डिग्री, चलो 37 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुली लगी हुई है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये M2 मास का एक ब्लॉक है, ये M1 मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है A से और ये ऊपर जा रहा है A से, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि भाई A निकालो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। T बनाएंगे,
m2g बनाएंगे, इसका हो गया। इस पे t बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे और m1g बनाएंगे। ये समझ आ रहा है? अब मुझे दिख रहा है कि ये जो m1g है ना, ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर नहीं है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग भी नहीं है, तो ऐसे केस में बेटर है कि मैं m1g के कंपोनेंट्स बना दूं, उसको स्प्लिट कर दूं। और तुम बच्चों प्रीवियस अभी क्वेश्चन पे जाके देख लेना, इस m1g को जब हमने स्प्लिट किया था तो इधर जो आता है वो साइन थीटा कंपोनेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा 37 डिग्री है, ठीक है। मैं अभी एक्चुअली वैल्यू डालने की जगह मैं समझाने के लिए सिंबल्स यूज कर लेता हूँ। और इधर की तरफ आएगा m1g कॉस थीटा, तो इस m1 को हम हटा देते हैं, मतलब कि हमने m1 को स्प्लिट करके दो फोर्सेस बना दिए, ठीक है। अब यहीं से देख लो, थोड़ा सा एडवांस चीजें करते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग के अलोंग जो नेट फोर्स है, टेंशन तो कैंसिल होते हैं, इग्नोर कर दो, तो स्ट्रिंग के अलोंग जो नेट फोर्स है वो है m2g माइनस m1g साइन थीटा, और इसको डिवाइड कर दोगे m1 प्लस m2 टोटल मास से, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? अब मान लो अगर क्वेश्चन क्या था कि भाई टेंशन भी निकालो, ठीक है, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। तुम इक्वेशन लिखोगे m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, सॉल्व कर लेना, टी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है सारा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉक्स और ये पुली की कहानी पूरी समझ में आई है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक असाइनमेंट इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक असाइनमेंट का लिंक, आप उस पर क्लिक करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।